बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत मैंने आपको राज्यों की स्थिति या प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया था। राज्य की कार्यपाल का शक्ति हालांकि एक प्रकार से मुख्यमंत्री में निहित होती है, लेकिन फिर भी केंद्र के एजेंट के रूप में और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारी के रूप में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है और इसी आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में और राज्य कार्यपाल का अध्यक्ष के रूप में दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल के बारे में जो मैंने आपको बताया कि वह किस प्रकार से कार्यों का संचालन और किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करता है। इसके बाद देखिए, राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका होती है और जो निर्वाचन के आधार पर नियुक्त की जाती है, उसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज हम आपकी ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं कि मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की राज्य में क्या भूमिका होती है, कार्यपालिका अध्यक्ष के रूप में उनकी क्या शक्तियां प्रदान हैं, क्या उनके लिए योग्यताएं निर्धारित हैं और किस प्रकार से यह कार्य करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल को उनके कार्यों को संपादित करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और यह मंत्रिपरिषद या यह मंत्रिपरिषद में का प्रधान मुख्यमंत्री होगा। दूसरी तरफ ये भी निर्धारित कर दिया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाएगी। दोनों ही चीज़ें इस बात का स्पष्टीकरण करती हैं कि राज्यपाल चाहे कार्यपाल का प्रधान हो, लेकिन वह मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री के सहयोग के आधार पर ही इन कार्यों को संपादित करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री, और इसमें है 2 अनुच्छेद आपके महत्वपूर्ण दे रखे। जैसा कि मैंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि राज्यपाल को उनके कार्यों को संपादित करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। दोनों ही चीज़ें इंगित करती हैं कि राज्यपाल अपने कार्यों का संपादन मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। दूसरी तरफ अगर ये कहें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति का आधार क्या है, तो इसके लिए भी निर्धारित कर रखा है कि सामान्यतः संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत यह निर्धारित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, चाहे वह बहुमत के आधार पर हो या बहुमत दल के नेता के आधार पर हो। और यदि किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत अगर प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर भी सबसे बड़े राजनीतिक दल या दूसरे नंबर पर आने वाले राजनीतिक दल के प्रमुख नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो सामान्यतः अपन ये देखते हैं कि मंत्रियों का जो चयन किया जाता है वो किस प्रकार से निर्धारण है और क्या इसके कार्य होते हैं। तो सामान्यतः देखिए कि मंत्रियों का चयन 91वें संविधान संशोधन के तहत जो निर्धारित किया गया है कि कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। ये विशेष तौर से है कि जो अपन की जनसंख्या है, या अपन ये कह सकते हैं कि जितनी विधानसभा सदस्यों की संख्या है उसके 15% व्यक्ति ही मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। इसके बाद देखिए कुछ योग्यताएं भी निर्धारित की रखनी हैं, जैसे कि वह विधानसभा की सदस्यता रखता हो, और यदि ऐसा नहीं होता है और वो विधानसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन किसी कारणवश या विशेष स्थिति के कारण, उसकी छवि के कारण या नेतृत्व के कारणों से मंत्रिमंडल का सदस्य बना दिया जाता है, तो यह आवश्यक है कि उसे 6 माह के अंदर अंदर विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, अन्यथा उसे मंत्रिमंडल से या मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ता है। इसके साथ साथ ही कुछ और निर्धारित हैं, जैसे कि मंत्री बनने के लिए 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है, भारतीय होना आवश्यक है, मतदाता सूचियों में नाम होना आवश्यक है। ये सारी बहुत सारी है। पागल दिवाले नहीं होना चाहिए, लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। ये मात्र ओनली केवल इस बात का निर्धारण करती है कि वह व्यक्ति किसी अन्य कार्यों में लिप्त नहीं हो। इसके अलावा देखिए कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वैसे तो चयन या निर्धारण 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह
मंत्रियों के कार्यों में परिवर्तन कर सकता है, समय से पूर्व उन्हें मंत्री पद से हटा सकता है, नई मंत्रियों को ले सकता है। इस प्रकार की कुछ यानी कि मुख्यमंत्री के पास में अधिकार होता है। वैसे देखा जाता है तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप उत्तरदायित्व का यानी निर्वहन करता है, अर्थात सामूहिक रूप से वह मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। और मंत्रिमंडल यदि किसी चीज़ की अवहेलना करते हैं, किसी विधेयकों की अवहेलना करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। अधिकांश अपन देखते हैं कि इनकी मंत्रिमंडल के सदस्यों की या मंत्रिपरिषद के सदस्यों की 3 श्रेणियां होती हैं। राज्यों में जिन्हें स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाता है उन्हें अपन कैबिनेट के रूप में मानते हैं। स्वतंत्र प्रभार के अगर भार ज़्यादा हो, उनके कार्यों का बंटवारा करना हो, तो उसके लिए अपन राज्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ये एक दूसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं। इन दोनों के सहयोग के लिए कुछ मंत्रियों को और नियुक्त किया जाता है। जिस मंत्रालय का विभाग या क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, कार्यभार अधिक होता है, तो इनके सहयोग के लिए और मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, जिन्हें अपन उप मंत्री कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की श्रेणियां मंत्रिपरिषद की हैं, जिसमें कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसके साथ साथ देखिए कि इनके शक्ति एवं कार्य विधायक हैं। हालांकि देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 163 है, ये इस बात का ही निर्धारण करता है और साथ साथ में उसकी शक्तियाँ भी दी गई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राज्यपाल के उनके कार्यों को संचालित करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। उसी के तहत संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत उन्हें अधिकार एवं शक्तियाँ भी सौंपी गई हैं, जिसके तहत अपन ये कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वह है उसकी कि शासन की नीतियों का निर्धारण करना। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का यह कार्य होता है कि शासन किस प्रकार से नीतिगत आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करता है और इसके साथ साथ ही किस शासन व्यवस्था में किस प्रकार की अच्छाइयाँ, किस प्रकार के लोक कल्याण के कार्य, किस प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं, इनका निर्धारण मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल से परामर्श। कभी कभी राज्य में उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार तो राज्य मंत्रिमंडल को होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी मंत्रिपरिषद के सदस्य इस संबंध में राज्यपाल से परामर्श भी लेते हैं। तो यह इनका कार्य होता है या इनका यह दायित्व माना जाता है कि कार्यपाल का अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल एक अच्छे परामर्शदाता के रूप में भूमिका निभाता है और साथ साथ में उन्हें परामर्श देने के लिए भी स्वतंत्र होता है। इसके बाद विधानसभा में प्रशासन का प्रतिनिधित्व। अपन ये मानते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था संपूर्ण रूप से मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द चलती है, लेकिन सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास में नहीं होते और मुख्यमंत्री इन विभागों का बंटवारा कर देते हैं। जिस विभाग का कोई भी एक मंत्री या मंत्रालय बिल्कुल यानी स्वतंत्र होता है, तो वह जिम्मेदार बन जाता है कि वह पूरे यानी कि जितने भी कार्य किए जाते हैं वह उसके प्रति उत्तरदायी हो। और विधानसभा का जब सत्र चल रहा होता है तो अपने अपने विभाग की उपलब्धियां या उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिवेदन विधानसभा के समक्ष यानी पेश करता है। और इसी कारण अपन कह सकते हैं कि विधानसभा में शासन का प्रतिनिधित्व इन मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों की रूपरेखा निम्न प्रकार रही है और इस प्रकार से वह विधानसभा के अन्य सदस्यों को उनके प्रश्नों के उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार देखिए कि कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। अपन ये मानते हैं कि विधि निर्माण का कार्य जो राज्य सूची के विषयों पर दिए गए राज्य विधानसभा को होता है, लेकिन चूंकि ये माना जाता है कि विधानसभा के कुछ सदस्य नव निर्वाचित होते हैं, उन्हें कानून निर्माण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन साथ साथ ये भी माना जाता है कि जो लंबे समय तक विधानसभा के सदस्य या प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है। अर्थात उन्हें इस बात का आभास होता है कि कानून की पेचीदगियों के आधार पर किस प्रकार से विधि निर्माण का कार्य करना है और किस प्रकार से कार्यों को संचालित किया जा सकता है। तो इसी आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्य कानून निर्माण के कार्यों को निश्चित करते हैं और किस प्रकार के कानूनों का निर्माण करके इसका निर्धारण भी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण इसका जो कार्य है वह होता है बजट तैयार करना।
राज्य की कार्यपाल का शक्ति मुख्यमंत्री के रूप में चाहे क्यों ना हो, और अगर बजट उसी के नाम से पेश किया जाता है, लेकिन जो वित्त मंत्री बनाया जाता है राज्य का, वह एक मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है और उसी के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि बजट तैयार करने का कार्य भी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये समस्त कार्य एक प्रकार से मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इसका अंतिम जिम्मेदार मुख्यमंत्री होता है। अब देखिए कि मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होती है। तो मुख्यमंत्री की भूमिका के बारे में अपन ये कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यह बहुमत दल के आधार पर भी की जा सकती है, या किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो स्वयं विवेक के आधार पर राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है जो दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल में हो। अगर वह अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह मध्यावधि चुनावों की घोषणा भी कर सकता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू भी कर सकता है। लेकिन अधिकांशतः ऐसा बहुत कम समय पर देखा जाता है, क्योंकि किसी न किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट जब बहुमत प्राप्त नहीं होता तो गठबंधन सरकारों के माध्यम से किसी न किसी रूप में सरकार का गठन किया जाता है। अब देखिए कि मुख्यमंत्री, अब ये देख कि मुख्यमंत्री किस प्रकार से कार्य करता है और इसके लिए क्या। मुख्यमंत्री पद के लिए वही सब योग्यताएं निर्धारित हैं जो विधानसभा सदस्यों के लिए होती है, क्योंकि यह आवश्यक है कि विधानसभा का सदस्य तब तक नहीं होता तब तक वह मुख्यमंत्री पद की ग्रहण नहीं कर सकता। वही निर्धारित है कि अगर वह नहीं भी होता है तो 6 महीने के भीतर उसे विधानसभा सदस्य की या सदस्यता प्राप्त करनी होती है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत स्पष्ट रूप से यह निर्धारित है कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और वह किसी भी रूप में बहुमत के आधार पर या किसी आधार पर सबसे बड़े राजनीतिक दल के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब देखिए कि मुख्यमंत्री के कार्य क्या है। मुख्यमंत्री के कार्य में सबसे पहला कार्य तो ये होता है कि वह मंत्रिपरिषद का गठन करता है। चाहे मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से मंत्रिपरिषद का गठन करता होता है, लेकिन शपथ ग्रहण राज्यपाल के द्वारा कराई जाती है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से किसी न किसी रूप में मंत्रिपरिषद का गठन करता है और सभी मंत्रालयों का निर्धारण करता है। इसके साथ मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, किस मंत्री को या किस व्यक्ति को किस प्रकार का विभाग सौंपना है, इसका निर्धारण करने के लिए पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री स्वतंत्र होता है। यानी विभागों का बंटवारा, आपस में समन्वय स्थापित करना, ये दोनों ही चीज़ें मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। शासन के इसके बाद है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। एक मद पर यदि मंत्रालय किसी रूप में अन्य कार्यों को करता हो, इससे अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए वह विभागों का इस प्रकार से विभाजन कर देता है कि जैसे कि वित्त मंत्रालय अलग है, गृह मंत्रालय अलग है, इसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था का अलग है, भिन्न भिन्न विभागों का समन्वय कर लेता है। लेकिन साथ साथ में यह भी आवश्यक है कि सभी विभागों के मध्य आपसी सामंजस्य की स्थिति पैदा हो, यह कार्य भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा। जैसे कि साथ साथ अपन ये मानते हैं कि विभागों का जिस प्रकार से बंटवारा किया जाता है, उनके कार्य भी निर्धारित कर दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई बड़ा विभाग होता है तो उसे कैबिनेट को सौंपा जाता है। उनके कार्यों को किस किस प्रकार से विभाजित करना है और कैसे उसका संचालन करना है, उसके लिए राज्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। उनके सहयोग को और अधिक, अगर बहुत ज़्यादा काम होता है तो उनके सहयोग के लिए उपमंत्री नियुक्त कर दिए जाते हैं। यानी कि कार्यों का विभाजन भी या बंटवारा भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के मध्य संबंध स्थापित करना। अपन ये मानते हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्य और राज्यपाल के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है मुख्यमंत्री। यानी कि मंत्रिपरिषद की जितनी भी आवश्यकताएं, शिकायतें होती हैं, यदि राज्यपाल तक पहुंचानी हो तो उसका माध्यम केवल मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं उनको मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पहुंचाने का माध्यम केवल मुख्यमंत्री होता है। अर्थात यह है मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल दोनों के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए कि सरकार का प्रधान प्रवक्ता। अपन ये मानते हैं कि चाहे विभागों का बंटवारा किसी भी रूप में किया जाता हो, लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री का होता है। अर्थात सरकार का प्रमुख प्रवक्ता एक प्रकार से मुख्यमंत्री होता है। इसके बाद देखिए कि राज्य में बहुमत दल का नेता। अपन ये मानते हैं कि बहुमत दल के नेता के रूप में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और अपने दल पर नियंत्रण बनाए रखने,
अपने दल के सदस्यों को समायोजन या समाहित करने के लिए, नए सदस्यों को बनाने का इत्यादि संपूर्ण कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित किया जाता है। अर्थात राज्य में बहुमत दल का नेता होने का कार्य या दायित्व मुख्यमंत्री के द्वारा निभाया जाता है। इसके बाद देखिए एक और है आपकी कि राज्य की समस्त प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण। चाहे कोई सा भी विभाग हो, किसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था हो, उसका अंतिम उत्तरदायित्व या अपन ये कह सकते हैं उस पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य मुख्यमंत्री का होता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री एक प्रकार से वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष रूप में कार्य करता है और समस्त कार्यों के प्रति या मंत्रिपरिषद के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार होता है। और इसलिए मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और पूरा मंत्रिमंडल प्रधान या मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। बस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक, और इसके बाद बताएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर क्या है। धन्यवाद।